वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको उसके पूरे बिज़नेस के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा वो बिज़नेस क्या है, कैसे होता है, क्या करती है। और दूसरी यहाँ पे उसके फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे, उसके फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए, मैनेजमेंट ने क्या क्या किया है, नया प्रमोटर्स ने अपना कैसे स्टेक बढ़ाया, टीपीजी की वैल्यूएशंस वगैरह वगैरह, और डेप्थ वगैरह कैसे कम हुई है, आउटलुक क्या है और ग्रोथ वगैरह के क्या यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। साथ ही में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यहाँ पे शानदार रिपोर्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है। और एंड में हम लोग बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, हमारी टारगेट प्राइस क्या है, बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, या फिर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम आपको पूरा इसका इंसाइट दे देंगे। उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वो एक नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है, वो एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर फीड के थ्रू यहाँ पे सभी बड़े बड़े न्यूज़ सोर्सेज से यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे सारे स्टॉक मार्केट की खबरें, ब्रोकरेज रिपोर्ट, कॉल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च कीजिए या फिर आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाके देख सकते हैं। एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे तो ये सर्विस और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। उसी के अलावा किसी भी तरह की स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये एकदम फ्री सर्विस है जो हम हमारे सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। चलिए, सोलारा एक्टिव जो है, अब इसके बिजनेस को सबसे पहले समझते हैं। देखो, सोलारा एक्टिव दो तरह के बिजनेस में है मेनली। एक तो है क्रैम्स बिजनेस, जो आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, और दूसरा एक है एपीआई। ठीक है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए आप पेन किलर ले रहे हैं, पेन किलर में पूरी दवाई जो होती है, उस दवाई के अंदर मान लीजिए आपकी पेन किलर की टैबलेट है, इसके अंदर कुछ इतना पोर्शन होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इंग्रेडिएंट होगा जो आपका पेन कम करता होगा, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आपकी बॉडी के बाकी जो हेल्थ वगैरह उसको मेंटेन करते होंगे कि आपको पसीना ज़्यादा नहीं आए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, आपका सर नहीं दुखे, ये सारी चीज़ होती। तो एपीआई का मतलब होता है जो इंटेंडेड इफेक्ट्स देता है उसको एपीआई कहते हैं। पेन रिलीफ के अंदर पेन किलर जो होती है उसके अंदर जो पेन कम करे वो एपीआई होता है। फिर अगर आप मान लीजिए कोई ब्लड की दवाई है, ब्लड क्लॉटिंग की दवाई है, तो ब्लड जो पतला करेगा वो एपीआई है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे होता है नॉन एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जैसे कि टैबलेट का कलर एक नॉन एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, अभी एपीआई जो बिजनेस होता है ना वो बहुत बड़ा है, वॉल्यूमिनस है और लो मार्जिन बिजनेस है। ठीक है, बट क्रैम्स बिजनेस क्या होता है, ये एपीआई का बड़ा भाई है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड मेडिसिन बनानी है आपको स्पेशलाइज्ड कंपनी के लिए, तो वो क्रैम्स बिजनेस कहलाता है। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। अभी इसके अंदर मैं आप एकदम सिंपल सी चीज़ बताऊं, अगर आप बोल लें कि मारुति सुजुकी एक एपीआई बिजनेस है, बट यहाँ पे अगर आपको ऑडी बनवानी है तो वो क्रैम्स बिजनेस है। तो क्रैम्स वाला जो बिजनेस है ना वो बहुत ही हाई मार्जिन होता है, बट उसकी वॉल्यूम्स बहुत लो होती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और क्रैम्स का बिजनेस अगर यहाँ पे एक बार बैठ जाए किसी भी एक कंपनी के साथ तो वो फिर लॉन्ग टर्म का पार्टनरशिप होता है। बट एपीआई के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो है ना बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। आज नया क्लाइंट आ रहा है, कल क्लाइंट जा रहा है। क्रैम्स में ऐसा नहीं होता, एक बार आ गया तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप हमारे न्यूलैंड फार्मा का बिजनेस जो एनालिसिस है वो आप देख सकते हैं, उसमें हम लोग ने काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे सोलारा एक्टिव फार्मा जो है वो 90% बिजनेस एपीआई से करता है और 10% बिजनेस अपना क्रैम्स से करता है। तो अभी यहाँ पे उनका जो फोकस है वो क्रैम्स बिजनेस को बढ़ाना है। चलिए, हाइलाइट्स की बात करते हैं Q4 और बाकी सारे रिजल्ट्स की। देखिए, FY21 में इनका जो रेवेन्यू है वो 22% से बढ़ता है, और इबिटा इनका 43% से बढ़ता है, और पैट यहाँ पे 93% से बढ़ता है। बेसिक ईपीएस 69 रुपीज़ रहता है, लगभग 70 का अगर अपन ईपीएस पकड़े, और वहीं पर अगर इसका जो भाव चल रहा है अभी 1700, तो इसका जो पी रेशो बैठेगा तो 1700 को जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 70 से, तो यहाँ पे जो पी रेशो आता है वो 24 रुपये के लगभग आता है, जो कि ठीक ठाक वैल्यूएशन है, इतनी वैल्यूएशंस लगभग होती है। फिर वहीं पे बात करें Q4 की, तो Q4 के अंदर जो रेवेन्यू है 47% से बढ़ा है, और 4% से Q ऑन Q बेसिस पे बढ़ा है। इबिटा जो है 74% से बढ़ा है, Q ऑन Q बेसिस पे डाउन रहा है 3% से, और यहाँ पे पैट भी इनका डाउन रहा है 14% से। और उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे वाई बेसिस पे यहाँ पे जो पैट है वो 218% से बढ़ा है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डिसेंट थी। देखिए, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वीक रही है, जो कि लगभग सभी कंपनीज की रही है। ठीक है, और वाई बेसिस पे कंपनी की यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। बात करें कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 3 रुपये पर शेयर का, तो ये सारी थी एक मेजर हाईलाइट्स थी।
अब आप बाकी देखोगे ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो 26.5% है, जो पिछली बार से थोड़ा 1.7% से कम हो गया है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो पिछले साल यहाँ पे वो 3% से बढ़ा है। ओवरऑल फिनेंशियल ईयर के लिए 27.7% का मार्जिन है, जो कि एक अच्छा है। वहीं पर अगर हम देखें ये सारी चीज़ें, फिर ये अभी देखो रिपोर्टेड EBITDA मार्जिन क्या है। बेसिकली ये रिपोर्टेड EBITDA मार्जिन वो ऑपरेटिंग EBITDA था और ये रिपोर्टेड EBITDA है, इसके अंदर थोड़े बहुत अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स और होते हैं, बट ठीक है, आप अगर बिजनेस को जज करते हो तो आपको ये देखना चाहिए 27 वाला, और वहीं पे अगर आपको ओवरऑल यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियल्स को जज करना है तो ये वाला देखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी बेसिक EPS वगैरह हम लोग ने डिस्कस किया। भरत शेषा जो कंपनी के MD और CEO हैं, उनने क्या बोला है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो उनने क्या बोला है, देखिए उनका जो कमेंट है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रोथ है उनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स में और वो आगे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बट एक इंपॉर्टेंट बात ये कि सोलारा और ऑरोर लाइफ साइंसेज का यहाँ पे मर्जर हुआ था, और ऑरोर जो है वो बेसिकली क्रैम्स बिजनेस के अंदर ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या होगा कि इनके यहाँ पे जो क्रैम्स बिजनेस है वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर आप देखोगे तो उनके मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि द मर्जर एड्स मोमेंटम टू आवर क्रैम्स ग्रोथ एंड बॉलिस्टर आवर प्रेजेंस इन फोकस मार्केट्स एंड एनहेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और R&D एक्टिविटी को यहाँ पे ग्रो करेगा। तो उसी के साथ ये लोग नए प्रोडक्ट्स लेके आ पाएंगे और हाई मार्जिन वाले, और इनका यही फोकस है। और वहीं पे EBITDA का रिकन्सिलेशन है। ठीक है, ये हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। अच्छा, अर्निंग कॉन्फ्रेंस वगैरह के बारे में बताया, वो सब ठीक है। अच्छा, थोड़ी बहुत और हाईलाइट्स अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें ये, और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिक EPS, EBITDA मार्जिन, पैट और रेवेन्यू वगैरह है। फिर आप देखते हो तो API बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत अपडेट दिया है। देखो रेगुलेटेड मार्केट के अंदर 5% YOY ग्रोथ है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये रेगुलेटेड मार्केट API बिजनेस का 57% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू का, और वहीं पे अदर मार्केट्स में 212% का YOY ग्रोथ है और ये 47% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। वहीं पे अगर आप 47% रेवेन्यू ग्रोथ है, और न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे कंपनी के 7% ऑफ Q4 FY21 रेवेन्यू। उसी के अलावा यहाँ पे कस्टमर स्टिकीनेस का मतलब क्या होता है, एक कस्टमर जुड़ गया है तो वो जुड़ा रहेगा, ये सारी चीज़ें, और रिपीट बिजनेस हो रहा है और बिग फार्मा कस्टमर्स के साथ हो रहा है। और वहीं पर R&D के अंदर क्या किया है कंपनी ने, देखिए 3 न्यू DMFs फाइल किए। DMFs का मतलब होता है यहाँ पे ड्रग मास्टर फाइल। ये बेसिकली एक तरीके का यहाँ पे एक रेगुलेशन को एप्लीकेशन दिया जाता है रेगुलेटर को कि हमारी ये ड्रग को अप्रूव किया जाए, और उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि ये सारा क्या क्या होता है। ठीक है, फिर वहीं पे 5 मार्केट एक्सपेंशन हुए इनके इस क्वार्टर के अंदर, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे R&D स्पेंड फॉर द क्वार्टर जो रहा है वो 140 मिलियन का रहा है, जो कि 3.1% ऑफ द रेवेन्यू है। वहीं पे अगर हम देखें ये सारी चीज़ें हैं बाकी ये वापस जो रिकॉर्ड ईयर रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह है। अच्छा, लार्ज स्केल यहाँ पे जो कंपनी ने OPEX वगैरह कर रहा है, और उसी के साथ यहाँ पे कंपनी के जो बिजनेस अपडेट्स हैं ये FY21 के लिए है। कंपनी ने इस साल में अगर आप देखोगे 8 और 3 11 यहाँ पे DMFs फाइल किए हैं, 23 न्यू मार्केट एक्सपेंड किए हैं, और वहीं पे अगर आप देखोगे बोर्ड ने यहाँ पे जो डिविडेंड रिकमेंड किया है वो 3 रुपये का किया है, इससे पहले 4 रुपये का किया था। टोटल 7 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कंपनी वो दे चुकी है इस साल में, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी। अगर आप क्वार्टरली ट्रेंड्स भी देखते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे Q3 से यहाँ पे थोड़ा बिजनेस कम परफॉर्म किया था, बट यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड्स है वो काफ़ी यहाँ पे हेल्दी है, और यहाँ पे मार्जिन्स वगैरह भी अच्छे हैं। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे FY21 की जो परफॉर्मेंस है बैलेंस शीट के अंदर भी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अपना नेट डेब्ट टू EBITDA का रेशो है वो 1x है, और वहीं पे नेट डेब्ट टू इक्विटी 0.3x हो गया है, क्योंकि कंपनी थोड़ा बहुत नेट डेब्ट को यहाँ पे कम कर रही है, और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 1.8 है। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रॉस डेब्ट की, तो यहाँ पे मार्च 21 से अगर आप देखते हो तो कंपनी ने अपने यहाँ पे मिलियंस में अगर आप देखेंगे तो 7,000 मिलियन से लगभग 6,000 मिलियन यहाँ पे कंपनी आ चुकी है। तो 1,000 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पे कंपनी ने डेप्ट वगैरह का पेमेंट कर दिया है, और ये सारी चीज़ें, तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का डेप्ट वगैरह अच्छा है। और नेट डेप्ट की बात करते हैं तो भी यहाँ पे कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो लगभग नेट डेप्ट यहाँ पे 4,000 मिलियन की है। नेट डेप्ट का मतलब होता है अगर आप उसमें से ग्रॉस डेप्ट में से कैश माइनस करते हैं तो नेट डेप्ट आ जाता है। वहीं पे अभी जो कंपनी का आउटलुक है वो क्या क्या है वो हम लोग जानते हैं। चलिए, यहाँ पे आउटलुक कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। अगर आप देखोगे कस्टमर पे फोकस करना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है, नए नए इनऑर्गेनिक ग्रोथ वगैरह के लिए कंपनी यहाँ पे नए नए एक्विजिशंस के कैंडिडेट ढूंढेगी, न्यू प्रोडक्ट्स और मार्केट्स में जाएगी, और क्रैम्स बिजनेस को सबसे ज़्यादा फोकस देके उसको बढ़ाएगी। तो ये थी लगभग यहाँ पे सारी चीज़ है, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी। अब रही बात हमारी थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस वगैरह की, हम लोग वो भी सब डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कंपनी का यहाँ पे
कंपनी के फिनेंशियल्स, तो आप यहाँ पे फिनेंशियल्स वगैरह देख सकते हैं। टोटल इनकम अगर आप देखोगे यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे ओवरऑल इनकम बढ़ी है, बट अगर आप देखते हो यहाँ पे वाई ओ वाई बेसिस पे भी यहाँ पे बढ़ा है। तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है। वहीं पे अगर हम पैट की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है वो यहाँ पे लगभग पिछले बार से कम हुआ है। ठीक है, पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, बट पिछले साल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ओवरऑल ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक जो रिपोर्ट है, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। उन्होंने टारगेट क्या दिया है, 2,000 रुपये का टारगेट दिया है। थोड़ी बहुत यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं अगर आप देखोगे तो अभी जो एक्सपेक्टेशंस लगभग जो 16.2 बिलियन की यहाँ पे सेल्स होती थी, वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग बढ़ने की 25.3, 29.8। और वहीं पे अगर आप देखोगे पैट और एबिटा मार्जिन्स वगैरह जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे कैसे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेट डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे जो अभी 0.3 है वो 0.15 होने की उम्मीद है उनको। वहीं पे वैल्यूएशंस जो अभी लगभग 34-35 के पी की आ रही है वो यहाँ पे 16.2 आ जाएगी। मतलब आने वाले टाइम में अर्निंग्स इतनी ग्रो करेंगी कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए अपने को पता पड़ेगा कि वो अपने आप वैल्यूएशंस कम हो जाएंगी और ये सारी चीज़ें हैं। और ईपीएस की जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी 93% थी, अगले साल 74 और 22 हो जाएगी। अब इसके पीछे क्यों होगा, क्योंकि 2021 बहुत बड़ा एक अर्निंग बेस हो गया है। तो अब जो परफॉर्मेंस होगी वो थोड़ी स्लाइट, अगर ग्रोथ के टर्म्स में देखोगे तो थोड़ी धीरे धीरे होगी, इतनी तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पर अभी अगर आप देखोगे तो ये अगर आप देखते हैं प्रमोटर का स्टेक वगैरह, तो वो लगभग ये सारी चीज़ें 44% का प्रमोटर का स्टेक है। बात करें अभी सोलारा का यहाँ पे, तो अभी सोलारा ने अभी क्या क्या किया था। देखो सोलारा के पास है ना, ये कैसे बनाया गया था, ये जो स्ट्राइड्स फार्मा है उसका एपीआई बिजनेस को यहाँ पे डीमर्ज करके बनाया गया था और ह्यूमन एपीआई बिजनेस ऑफ सीक्वेंट साइंटिफिक को यहाँ पे कंपनी ने एक्वायर करके इसको ये तैयार किया गया था। फिर अभी कंपनी ने क्या किया, एएलएस करके और लाइफ साइंसेज जो है उसको एक्वायर किया और जो इनके अभी यहाँ पे क्रैम्स बिजनेस के लिए है। तो अगर आप पूरी पिक्चर देखोगे ना तो यहाँ पे ये पिक्चर ऐसी लगभग दिखेगी। ये है अभी कंपनी के पास 3 बिजनेस है, स्ट्राइड्स एपीआई, सीक्वेंट एपीआई और एएलएस। अब ये सीक्वेंट और जो स्ट्राइड्स वाले बिजनेस है ये अलग अलग तरह के बिजनेस में काम करते हैं, अलग अलग तरह के एपीआईस बनाते हैं और ये एक पूरा एपीआई बिजनेस है और ये वाला एपीआई बिजनेस है। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखोगे इसके साथ यहाँ पे एएलएस के यहाँ पे 2 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यहाँ पे जापान और साउथ कोरिया मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा वो है स्ट्रेंथ है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि ये कैसे काम करेगी। और अगर अपन देखें थोड़ी बहुत और चीज़ है इसके अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो वैल्यूएशंस का कंपैरिजन बाकी सभी से, तो यहाँ पे न्यूलैंड का जो अगर आप देखोगे पी रेशो थोड़ा हाई होता है हर बार। अगर आप देखोगे 35 का पी है न्यूलैंड का और सिंजीन का 53 है जो बहुत बड़ा है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो सोलारा का जो पी बैठता है वो FY22 एक्सपेक्टेशंस के लिए लगभग 20 का बैठता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल वैल्यूएशंस यहाँ पे कंपनी की काफ़ी अच्छी है। वहीं पे अगर हम बात करें कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह कैसे कैसे है, तो यहाँ पे एएलएस के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी जो अगर आप देखोगे यहाँ पे मान रहा है क्वाड्रपल हो जाएगी, मतलब 4 गुना हो जाएगी यहाँ पे 3.4 बिलियन रुपीज़ से, जो अभी लगभग यहाँ पे 1.3 बिलियन रुपीज़ है। तो ये सारी चीज़ें एएलएस से यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे इनको वो आएगा। और उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी ने बोला कि ये जो रिसेंट मर्जर है इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपनी को बेनिफिट है। और बाकी जो क्या है और जो कंपनी मोतीलाल को अच्छा लग रहा है वो है कि कंपनी के यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन इन न्यूअर जोग्राफीज़, एनहेंस्ड ऑफरिंग्स, कॉस्ट एफिशिएंसीज़ और ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी को यहाँ पे अच्छी लगी है सोलारा के बारे में। और वहीं पे थोड़े बहुत यहाँ पे जो एएलएस और ये सारे जो बिज़नेस है ना, इनके साथ यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी और यहाँ पे ओवरऑल इनका जो ग्रोथ है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको देखना चाहते हो कि ये कैसे काम करेगा ये मर्जर, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी के पास जो है अगर आप देखते हो 60 प्रोडक्ट्स हैं अभी और यहाँ पे 40 प्रोडक्ट्स और के आ जाएंगे। इनके 90 डीएमएफ्स थे, इनके 20 डीएमएफ्स थे। आर&डी सेंटर अभी सोलार के 2 हैं और के यहाँ पे 1 है और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स उनकी 2 है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मर्ज एंटिटी है ना वो लगभग कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये है पूरी यहाँ पे जो एएलएस का मर्जर है ये बहुत बड़ा है और इसके कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है कि देखिए थोड़ा बहुत जो ओवरऑल बिजनेस है ये आप देख सकते हो कि कैसा यहाँ पे और का जो बिज़नेस है वो लगभग 2 गुना है अभी सोलारा के करंट बिजनेस से, क्रैम्स की बात करें तो हम। तो ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा कंपनी ने जो अभी टीपीजी कैपिटल और प्रमोटर से थोड़ी बहुत यहाँ पे फंडिंग्स वगैरह उठाई थी, अगर मैं आपको बताऊँ वैल्यूएशंस कितनी थी तो 500 रुपये में किया था और 400 रुपये में किया था, लगभग 1 साल पहले किया था। और उसका थोड़ा बहुत अभी पैसा आ जाएगा तो वो यहाँ पे बिजनेस में काम आएगा। अच्छा, उसके अंदर अभी क्या होगा
इनऑर्गेनिक ग्रोथ से जो एक्वायर करना है ना, इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है नए नए एक्विजिशंस करना, एकदम से कोई बड़ी कंपनी को एक्वायर कर लेना या कोई बड़े प्रोडक्ट को एक्वायर कर लेना, इस तरह के जो काम होता है ना इनऑर्गेनिक ग्रोथ। और ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, करंट प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट लाना। तो ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे आएगी, जो कंपनी को प्रमोटर वगैरह से पैसा मिला है और वो जो सारे अभी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आया उससे, और थोड़ी बहुत डेप्ट वगैरह रेस करके। ऑर्गेनिक ग्रोथ जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और फैसिलिटीज़ में थोड़ा बहुत कैपेक्स वगैरह करना है, वो कैसे आएगा, कंपनी के इंटरनल अक्रूवल्स, मतलब जो कंपनी पैसा कमा रही है उससे आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लेते वैल्यूएशंस की बात। चलिए वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का जो नेटवर्थ है वो यहाँ पे लगभग 1589 करोड़ रुपीज़ है। उसी के बाद अगर हम बात करें EV टू EBITDA रेशो जो है 15.1 है, जो थोड़ा ज़्यादा महंगा है। वहीं पे अगर आप देखते हैं बुक वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, 442। बुक वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है असेट्स की बुक वैल्यू कितनी है, असेट्स की असली वैल्यू कितनी है, वो बुक वैल्यू कहलाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2, ROC यहाँ पे 16% है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो है वो भी लगभग 0.33 है, जो कि लगभग यहाँ पे सही है। और वहीं पे अगर अपन बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंजेस वगैरह है, वो अगर आप देखोगे तो मोस्टली यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस के कारण रहते हैं। ये अभी जो चेंजेस आए हैं ये बेसिकली वो जो मर्जर वगैरह हुआ है, एरोर वगैरह का जो मर्जर है, और उसके साथ यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस आए। बाकी इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं, किसी का कोई ज़्यादा स्टेक ऊपर नीचे हुआ नहीं है। ठीक है, एक ये जो वेंचर है उसने यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना स्टेक कम किया है, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भारी मात्रा में FII ने अपना स्टेक बढ़ाया है। वहीं पे अगर आप देखोगे DII ने स्टेक कम किया है, जो कि दोनों उल्टा चलते हैं। पब्लिक शेयर होल्डर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई बड़ा शेयर होल्डर है क्या, तो अगर आप देखोगे तो TPG है सबसे बड़ा 15% का यहाँ पे, फिर UTI का पहले स्टेक था जो अब नहीं रहा है, फिर CVR एंटरप्राइज है, मुकुल अग्रवाल जो कि यहाँ पे थे पहले इन्वेस्टर, वो अगर आप देखोगे तो उनका जो स्टेक है वो अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। बाकी अगर आप देखोगे मधुसूदन केला और ये सारे लोग भी जो पहले पहले बड़े इन्वेस्टर्स थे वो सब अब यहाँ पे एग्जिट कर चुके। बट ओवरऑल यहाँ पे जो आप ये सब मत देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी बड़े इन्वेस्टर का यहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहिए, जो कि मैं हर बार बताता आया हूँ कि देखिए वो बैठते करोड़ों के पोर्टफोलियो के साथ और करोड़ों रुपये के साथ, उनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एक शेयर में। बट आप लगाते हो लाख रुपये टोटल ही, और उसमें भी अगर एक शेयर में आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आपका बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी और यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। वैल्यूएशंस वगैरह, परफॉर्मेंस, बिजनेस वगैरह के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये बाय ऑन डिप्स का अच्छा खासा कैंडिडेट है। इस भाव पे अगर आपको मिलता है तो आपको लेना चाहिए। बट देखिए यहाँ पे बाय ऑन डिप्स स्टैगर्ड बाइंग करते रहिए, ठीक है। जो अभी अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो देखिए टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल्स में यहाँ पे जो अभी स्ट्रॉन्ग बाय का दिख रहा है, क्योंकि क्या हुआ है कि रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत ये शेयर गिरा था, उसके बाद वापस लिया है। तो यहाँ पे सभी तरफ से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय वगैरह दिख रहा है। अच्छा, जो पहला रेजिस्टेंस है 1619 का वो कंपनी ने क्रॉस कर लिया है। फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस था वो 1715 का था, लगभग अभी उस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होता है अब वो 1970 का होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूँगा कि ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1700 पे लेके आप मैक्सिमम यहाँ पे 1770 या फिर 1750 तक यहाँ पे बेच सकते हैं, तो ये हो सकता है। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बोलूँगा आप इसको बिल्कुल रखें। किसी ने पुराने भाव पे ले रखे तो बहुत बढ़िया शेयर है ये, लगभग 2000 रुपये तक के आपको टारगेट दे सकते हैं ये एक साल के अंदर। और यहाँ पे जो ALS वाला जो बिजनेस है उससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और ये एकदम यहाँ पे स्टीप ग्रोथ दिखेगी क्रेम्स बिजनेस में, जो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस। यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो आज हमने सारी चीज़ें समझ ली है। API होता क्या है, क्रैम्स क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का आउटलुक क्या है, कंपनी का एक्सपेंशन वगैरह क्या प्लान्स है, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर आपको ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे आप उसका हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और यहाँ पे पिन कमेंट में डाल देंगे, जहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देते हैं, अपडेट कर देते हैं। अभी मैं एक बार एक चीज़ और देख लेता हूँ, अगर कुछ यहाँ पे कॉल की हाईलाइट्स वगैरह है, अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। चलिए, उसमें कॉल में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं थे, यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ये शेयर कीजिए सभी शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के डिटेल्ड इनसाइट, स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।